स्टूडेंट्स, आज हम लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन यानी फोटोकेमिकल फेज। लाइट रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस थाइलिकोइड मेम्ब्रेन में या ग्रेनम और स्ट्रोमा लेमिली में होती है और ये पूर्ण रूप से लाइट पर डिपेंड होती है। रॉ मटेरियल इसके लिए चाहिए होते हैं पिगमेंट्स यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, वाटर और सनलाइट। इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं मुख्य रूप से। एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, जो कि हमने इसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे फर्स्ट है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन। फर्स्ट स्टेप है लाइट रिएक्शन की when P680 और P700 स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल जो होते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ 2 पिगमेंट सिस्टम लाइट क्वांटा यानी क्वांटम ऑफ लाइट क्वांटा प्राप्त करते हैं और ये तब क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। तो क्लोरोफिल लाइट, क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड। सेकंड है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इवोल्यूशन यानी हिल रिएक्शन। यानी यहाँ पर हिल रिएक्शन जो कि रॉबर्ट हिल ने दी थी उसी के नाम पर है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का टूटना लाइट के दौरान वो कहलाता है फोटोलाइसिस, जिसमें मैग्नीज, कैल्शियम क्लोराइड, आयन प्रोमिनेंट रोल अदा करते हैं फोटोलाइसिस में। और इस रिएक्शन को हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और टू रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर आप रिएक्शन में देख सकते हो 4s2 लाइट, 4 H आयन प्लस 4 हाइड्रोक्सिल आयन, 4 OH से फिर 4 OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट, 4 OH से फिर 2s2 वापस बन जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को 2s2 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो ये लाइट की उपस्थिति में जब पानी का टूटना होता है वो कहलाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिससे ही फिर ऑक्सीजन का बाहर निकलना संभव है। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर वाज आल्सो, किसने कंफर्म की थी कि ऑक्सीजन जो होती है वाटर की, जो ऑक्सीजन जो होती है वाटर से ही निकलती है इसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये किसने कंफर्म किया? रूबेन, रेंडल और हसीद और कामन ने 1941 में उन्होंने आइसोटोप ऑक्सीजन 18 का प्रयोग करते हुए ग्रीन एल्गा में ये एक्सपेरिमेंट किया क्लोरेला के अंदर। व्हेन द फोटोसिंथेसिस अलाउड टू प्रोसीड विद H2 ऑक्सीजन 18 एंड नॉर्मल CO2, द गोल्ड ऑक्सीजन के अंदर क्या आता है, हैवी आइसोटोप आ जाता है। इफ फोटोसिंथेसिस अलाउड टू प्रोसीड इन प्रेजेंस of CO2 18 and normal water, then heavy oxygen is not evolved। यानी यहाँ पर 6s2 प्लस 12s2, यहाँ पर ऑक्सीजन 18 यहाँ लिया सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, C6H12O6 प्लस 6s2, यहाँ 6s2 बन जाता है और 6O2 यानी ऑक्सीजन जो थी यहाँ पानी से आई है 6O2, 6CO2 यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर आइसोटोपिक जो है ऑक्सीजन 18 इसमें लिया और यहाँ नहीं लिया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर CO2 की ऑक्सीजन किसके पास जाती है? कार्बोहाइड्रेट के पास जाती है। और पानी के अंदर भी ऑक्सीजन जो होती है वो CO2 से आ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन जो कि लिबरेट होती है वो कम्स फ्रॉम वाटर ऑलवेज। Thus the fate of different molecule can be summarized as follow। यानी इनका जैसे यहाँ CO2 है 6CO2, ये कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा, इसके पास ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा और फिर उसके बाद H2 का अंदर ये इस तरह से इसके पास जाएगी H2 और O2, O इसके पास यहाँ से चली जाएगी और फिर O2 यहाँ से आ रही है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न मॉलिक्यूल्स का जो भविष्य है वो इस प्रकार से, यानी कौन क्या बनाएगा वो इसके अंदर हम देख सकते हैं। नाउ फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी लाइट की उपस्थिति में ADP और IP से ATP के सिंथेसिस को ही हम
फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, यानी लाइट की उपस्थिति में एटीपी का बनना ही फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी जब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का बनना होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और यहाँ पर हम लाइट की उपस्थिति में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है यानी एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है फोटोफॉस्फोर। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऐसी स्थिति में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता। इसको सबसे पहले आर्नन ने और उसके एटल उसके सहयोगियों ने 1954 में खोजा था। फोटोफॉस्फोरिलेशन दो तरह का होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी ऐसा इट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी एटीपी बनने का वो प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड बाय द एक्साइटेड फोटोसेंटर फर्स्ट इन इज रिटर्न टू इट, वापिस इसी के पास आ जाता है, यानी साइक्लिक रूप में हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इट आफ्टर पासिंग थ्रू ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ पुनः वहीं पर आ जाता है, ऐसी स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी चक्रीय एटीपी सिंथेसिस। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट है जिसको हम P700 बोलते हैं। यहाँ पर लाइट जैसे ही फोटोन की लाइट यहाँ पर मिलती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लिबरेट होगा। ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट होकर FRS यानी फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास जाएगा। यहाँ जाने के पश्चात यहाँ पहुँचते ही ये क्या करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाते ही इसका इलेक्ट्रॉन फिर पुनः PQ द्वारा ले लिया जाता है और इस चक्कर में जो इल्यूमिनेटेड होने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पुनः उस क्लोरोफिल अणु के पास ही आ जाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ से चला इसके पास गया, यहाँ चला इस तरह से इसी क्लोरोफिल के पास वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से ये लगातार ये एटीपी सिंथेसिस की क्रिया होती रहती है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट से यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी एक्टिव सेंटर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है जिसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है यहाँ पर वो क्या हो गया है, ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज हो गया है। और जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो किसके पास गया है, आयरन सल्फर युक्त फेरोडोक्सिन यानी FD या जिसको हम फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोलते हैं उसके पास पहुँच गया है। यहाँ पर रिड्यूस फेरोडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन अलग अलग ये इससे यहाँ पर प्लास्टोक्विनीन है PQ के पास जाता है। यहाँ पर FRS और PQ के बीच में जो एनर्जी का लेवल जो हाई होने के पश्चात हाई हो जाता है तो यहाँ पर दोनों के अंदर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण से जो ज़्यादा मात्रा में जो एनर्जी बची उसके कारण से ADP के साथ IP संयुक्त हो जाता है और ATP में चेंज हो जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है यहाँ से यहाँ तक आते हुए। उसके पश्चात जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ATP के निर्माण में प्रयुक्त होगी, ये इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के पश्चात जब इलेक्ट्रॉन फिर PQ से फेरोडोक्सिन से साइटोक्रोम B6 PQ से फिर साइटोक्रोम B के पास आएगा और B से साइटोक्रोम F और फिर PQ के पास आएगा। तो यहाँ पर PQ से साइटोक्रोम B6 बोलते हैं और उससे साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F के बीच में फिर से एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा जिसके कारण से जो फिर से एनर्जी मुक्त होगी वो एटीपी सिंथेसिस में काम में आ जाती है। यहाँ से फिर प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से पुनः इलेक्ट्रॉन अपने उसी स्थल पर यानी उसी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है जहाँ से वो निकला था। इस प्रकार से यहाँ इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के कारण से एक स्टेप में 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो ये स्टेप अगर 6 बार होती है तो इसके कारण से ATP का फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, 12 ATP बन जाएंगे। नाउ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसको हम Z स्कीम भी बोल देते हैं क्योंकि ये Z जैसा दिखाई देता है इसलिए इसको हम Z स्कीम बोलते हैं। यहाँ भी है फोटोफॉस्फोरिलेशन,
ये भी नॉर्मल प्रोसेस है फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइटेड फोटो सेंटर से यानी रिएक्शन सेंटर को वापस लौटते नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था तो ये यहाँ वापस नहीं आया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था ये यहाँ इसके पास वापस नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में हम इस फोस्फोरिलेशन को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन ऑफ, दोनों का सहयोग होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड का, दोनों का ही सहयोग होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज पिक्ड अप बाय रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2। यानी ये जो वाटर का अभी हमने फोटोलाइसिस किया था तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो रिएक्शन सेंटर के द्वारा ले लिए जाते हैं, P680 के द्वारा ले लिए जाते हैं। इस स्थिति में यहाँ पर ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो जाता है। इसमें ये थोड़ा सा उसके तुलना में जटिल है और इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड दोनों प्रकाश का अवशोषण करके दोनों ही इलेक्ट्रॉन को, देखो यहाँ भी लाइट अवशोषण हो रहा है, यहाँ भी दोनों ही इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं, निष्कासित करते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड से यहाँ से एक्साइटेड जो क्लोरोफिल है उसे निष्कासित इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर क्विनीन के पास जाएगा, फिर उसके बाद प्लास्टोक्विनीन के पास, फिर साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ से PC प्लास्टोसाइनिन के पास, और फिर उसके बाद PS फर्स्ट के पास जाएगा। तो यहाँ पर PS2 और PS1 को जोड़ने का काम कौन करता है? प्लास्टोसाइनिन करता है, प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाएगा और उसके पश्चात ये P700 के पास गया। प्रत्येक स्टेप में जब एनर्जी लिबरेट होती है तथा साइटोक्रोम B6 और प्रत्येक स्टेप में जो यहाँ पर इतनी एनर्जी लिबरेट हो जाती है साइटोक्रोम B से F के बीच में कि वो किसके ATP का सिंथेसिस कर देती है। बाकी एनर्जी का लिबरेशन का लेवल कम होगा तो वहाँ ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। कौन से स्टेप में होगा? साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F के बीच में ATP का सिंथेसिस हो जाता है। इस प्रकार फोटो सिस्टम फर्स्ट से पहले ही फोटोन ग्रहण करके यहाँ पर जो फोटो सिस्टम फर्स्ट से पहले से इलेक्ट्रॉन ले चुका होता है और फिर उसके बाद ऑक्सीकृत हो चुका होता है तथा इस सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन पुनः एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासित कर देते हैं। इस प्रकार फोटो सिस्टम फर्स्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के द्वारा ले लिए जाते हैं और फिर फेरेडोसिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अन्यग्राही यानी किसके पास? फेरेडॉक्सिन FD के पास जाएगा और FD से NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो कि कोएंजाइम है उसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन। इधर जैसे यहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस होता है तो इसके कारण से जैसे इलेक्ट्रॉन तो इस तंत्र में चले जाते हैं इस स्रोत के रूप में, और जो उसके बाद जो प्रोटॉन होते हैं यानी 2s2 लाइट की प्रेजेंस में मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड आयन की उपस्थिति में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 प्लस H2, तो O2 लिबरेट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन तो इस माध्यम से होते हुए इस पाथवे के द्वारा यहाँ तक पहुँचते हैं तथा प्रोटॉन जो है वो यहाँ सीधे ही NADP के पास पहुँच जाते हैं। किसके थ्रू? ATP सिंथेटेज के थ्रू, यानी उसके थ्रू F1 पार्टिकल्स के थ्रू यहाँ पहुँच जाते हैं और NADP से NADPH2 का निर्माण हो जाता है। NADPH2 का निर्माण इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर ये पाथवे है इलेक्ट्रॉन्स का और ये पाथवे है प्रोटॉन्स का। तो अल्टीमेटली इसमें हम क्या देख रहे हैं? एक बार में एक ATP और 2 NADPH2 का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में 6 ATP, 6 बार ये प्रोसेस होता है तो 6 ATP का फॉर्मेशन होता है। और एक बार में क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हाइड्रोजन आयन है, जो प्रोटॉन है 4H आयन है, तो ऐसी स्थिति में 2 NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ। तो 6 साइकिल्स में 12 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। तो 6 प्लस 12 18 ATP प्लस 12 NADPH2 का फॉर्मेशन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान हो जाता है। और लाइट रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रिड्यूसिंग पावर और सबस्ट्रेट लेवल की एनर्जी का प्रोडक्शन करना,
और वो एनर्जी किस काम में आ जाती है? डार्क रिएक्शन में CO2 के रिडक्शन में काम में आ जाती है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो है सिंबल्स ये है, क्विनीन का है, ये फियोफाइटीन का है, प्लास्टोक्विनीन का है, साइटोक्रोम PC, प्लास्टोसाइनिन है, फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम सब्सटेंस है, फेरोडोक्सिन है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, P700 एंड 680 ये रिएक्शन सेंटर जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। PS2 यानी फोटो सिस्टम सेकेंड एंड PS1 एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट, इनके बारे में हम पहले भी। यहाँ पर अब हमने देख लिया कि हम मुख्य रूप से दो प्रकार की एनर्जी इसमें फॉर्म हुई है, बनी हुई है, जिसमें एक तो होता है NADP से NADPH2 का फॉर्मेशन और दूसरा होता है ADP और IP से ATP का फॉर्मेशन। दो तरह की एनर्जी इसमें बनी है और जो सबस्ट्रेट लेवल पर जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम बोलते हैं ATP, और जो रिड्यूसिंग पावर के रूप में यानी एसिमिलेटरी पावर जो होती है, आर्नान ने इस शब्द का प्रयोग किया था। NADP का अपचयन से यानी किसका निर्माण होता है? NADPH2 का निर्माण होता है, और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का संश्लेषण होता है, जिसको हम कह देते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये जो NADP का रिडक्शन जो होगा, जो अभी NADPH2 बनी है, इसका रिडक्शन लाइट हार्वेस्टिंग में रेजोनेंस के फलस्वरूप होता है, और जिसके कारण से ये जो NADPH2 बनती है, प्रत्येक NADPH2 से अगर ATP का प्रोडक्शन किया जाए तो प्रति NADPH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो रिड्यूसिंग पावर प्रोड्यूस हुई है वो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में काम में आ जाती है, इसलिए उसको वहीं पर काम में ले लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में यानी PS1 एंड PS2 यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही एक्टिव होते हैं, जबकि हमने अभी पीछे देखा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ PS1 एक्टिव होता है। और यहाँ पर नॉन साइक्लिक में क्या हुआ था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस, फोटोलाइसिस हुआ था, ऑक्सीजन लिबरेट हुई थी और NADPH का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस। यहाँ पर वाटर का कंजप्शन हुआ है नॉन साइक्लिक में, जबकि यहाँ पर कोई वाटर कंज्यूम नहीं हुआ है। यहाँ O2 का लिबरेशन हुआ है, यहाँ O2 लिबरेट नहीं हुई है साइक्लिक में। यहाँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? वाटर है। और जहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था साइक्लिक में? P700 यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट है। ये जो है DCMU यानी डाई क्लोरोडाई मिथाइल यूरिया, जो कि फोटोसिंथेसिस की रेट को प्रभावित होता है के द्वारा अफेक्टेड होती है। और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसके DCMU के द्वारा अफेक्टेड नहीं होती है। किसके द्वारा अफेक्टेड होती है? पैराक्वेट यानी मिथाइल वायलोजन के द्वारा, यानी इस सब्सटेंस के द्वारा इनहिबिट की जाती है। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इट इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स और इट इज फाउंड इन बोथ बैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट। यहाँ पर reducing power NADPH2 is also formed with ATP, और यहाँ पर only substrate level energy यानी only ATP is formed, ATP का ही फॉर्मेशन हुआ है। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन एक ओपन सिस्टम में यानी स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, और जो क्लोरोफिल से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन था वो वापस क्लोरोफिल के पास नहीं आया था। और इसमें हम क्या देखते हैं? साइक्लिक में ये एक क्लोज सिस्टम के रूप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से निकला था वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ पुनः उसी क्लोरोफिल के पास आ गया था, और जिसके कारण से इसको हम बोलते हैं बंद, मतलब क्लोज सिस्टम भी बोल देते हैं। यहाँ पर जो होता है नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन्स का गमन जो मुख्य रूप से कैसे हमने देखा था अभी, PS2 से फिर उसके बाद PQ, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, PS1,
और फिर FRS, FD एंड NADP को होता है। यहाँ पर हम हमने क्या देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का गमन जो है PS1 से FD से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से F एंड F से PC एंड अल्टीमेटली PS1 को, यानी साइक्लिक रूप से PS1 को वापस आ गए थे। यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान हमने क्या देखा कि प्रत्येक स्टेप में 2 ATP और 2 NADPH2 का निर्माण हुआ, और यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ था, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। और इस तरह से हमने लाइट फेज की महत्वपूर्ण स्टेप जिसमें फोटोफॉस्फोरिलेशन और रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ा। किस तरह से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, और इस प्रकार से प्राप्त हुई रिड्यूसिंग पावर का प्रयोग हम डार्क रिएक्शन के दौरान करेंगे। थैंक्स।